नमस्कार। प्रायद्वीपीय भारत। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रायद्वीप होता क्या है। हिमालय की समाप्ति के बाद आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत, उसकी संरचनाएं, उसके पठार, उससे निकलने वाली नदियां और उसकी पहाड़ियां। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रायद्वीप होता क्या है। महाद्वीप का ऐसा हिस्सा जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, महाद्वीप का ऐसा हिस्सा जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। जैसे जब आप दक्षिण भारत को देखेंगे तो आप देखते हैं भारत के पश्चिम में अरेबियन सी है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में हिंद महासागर या इंडियन ओशियन। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य रूप से इस शेप का बना हुआ है। ये जो छोटी सी आकृति आप देख रहे हैं ये प्रायद्वीपीय भारत की आकृति है। ये जो ग्रीन लाइन आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो ग्रीन लाइन है, ये इतना हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का। मुख्य रूप से इतना ही था प्रायद्वीपीय भारत। ऊपर का जो हिस्सा है वो हिमालय के निर्माण के बाद निर्मित हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा था, अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ। अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ। प्रायद्वीपीय भारत लगातार उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित है। प्रायद्वीपीय भारत जो है, जो ये वाला जो हिस्सा है, ये लगातार उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित है। जिस हिस्से से ये टूटकर अलग हुआ है इसलिए इसे गोंडवाना लैंड का हिस्सा भी कहा जाता है, क्योंकि अफ्रीकन लैंड जो है उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत को गोंडवाना लैंड का हिस्सा भी कहा जाता है। हिमालय जब हम आपको पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के नीचे लगभग 200 किलोमीटर के अंदर प्लेटें हैं। वो प्लेटें स्थिर ना होकर लगातार गतिशील हैं और वो गति करती रहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत लगातार उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण इसे इंडियन प्लेट बोला जाता है और ऊपर की जो प्लेट है इसे यूरेशियन प्लेट बोला जाता है। जब प्रायद्वीपीय भारत इधर से इस तरफ प्रवाहित है और इधर से यूरेशियन प्लेट नीचे की तरफ आ रही है तो घनत्व अधिक होने के कारण प्रायद्वीपीय भारत नीचे की तरफ धंसता चला गया और टेथिस सागर में जो नदियों के द्वारा अवसाद बहाकर जमा किए गए थे उनमें वलन पड़ गया और हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय की चारों श्रेणियों का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत की जो प्लेटें हैं, पृथ्वी के नीचे 200 किलोमीटर का भूभाग, ये पूरी तरह से स्थिर हो चुका है, पूरी तरह से स्थिर है। जबकि हिमालय का भाग या हिमालय के नीचे धरती का भाग अभी भी स्थिर नहीं है। यही कारण है कि हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। हिमालय और हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में भूकंप अधिक आते हैं और संभावना भी अधिक बनी रहती है, क्योंकि प्लेटें वहाँ पर अभी भी स्थिर नहीं है। भूगर्भिक भाग जो पृथ्वी के नीचे का है हिमालयी क्षेत्र में, वो अभी स्थिर नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत का जो भूगर्भिक भाग है 200 किलोमीटर के भीतर का, वो लगभग स्थिर हो चुका है। एक दो अपवाद हैं, जैसे गुजरात के भुज में भूकंप आया था, गुजरात के कोयना में भूकंप आया था। ये एक दो अपवाद हैं। इन अपवादों को छोड़कर प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप नहीं आते, जबकि हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप आते रहते हैं। अभी पिछले साल आपने सुना होगा काठमांडू में, नेपाल में भूकंप आया था। नेपाल पूरी तरह से हिमालयी क्षेत्र में बसा हुआ है, इसलिए नेपाल में भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नेपाल में, भूटान में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, इन जगहों पर भूकंप आने की संभावना बहुत अधिक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रायद्वीपीय भारत मुख्य रूप से इस आकृति का दिखता है। ये जो आकृति बनी हुई है ये प्रायद्वीपीय भारत की आकृति है। आप देखेंगे ये जो हरे मार्कर से हमने बनाया है, ये वाली जो आकृति है यहाँ तक अंदर का भाग जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है। अब आप कहेंगे कि ये जो इसके आगे का भाग है, हरी रेखा से काली रेखा तक के बीच का भाग है, इस भाग का क्या, ये निर्माण कैसे हुआ है? जब
भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था तो ये मूल रूप से सिर्फ हरी रेखा तक था, मूल रूप से हरी रेखा तक ही था। लेकिन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से निकलने वाली सैकड़ों नदियों के द्वारा इस पश्चिमी घाट के आगे तक का भाग अवसादों के द्वारा भर दिया गया। जिस तरह पश्चिमी घाट के पश्चिम का भाग अवसादों के द्वारा भर दिया गया, उसी तरह पूर्व का भी भाग नदियों ने अवसादों से भर दिया। जब आप देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ हिमालयी क्षेत्रों से अवसाद बहाकर लेकर आती हैं और वो डेल्टा बनाते हुए समुद्र में जमा कर देती हैं, तो वो जो डेल्टा क्षेत्र है वो एक तरह से मैदानी क्षेत्र बनता चला जाता है और समुद्र की लहरें पीछे तक ही रुकना शुरू हो जाती हैं। समुद्र की लहरें अगर आज यहाँ तक आ रही हैं, हिमालयी क्षेत्रों से बहाकर लाने वाले अवसादों से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने उस अवसाद को यहाँ तक जमा कर दिया, तो अब समुद्र की लहरें सिर्फ यहाँ तक आती हैं और यहाँ से वापस लौट जाती हैं। इसका मतलब इतना जो भाग है, इस भाग को अवसादों ने ढक दिया है। इसी तरह से जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलती हैं, वो मिट्टी और बालू के साथ साथ जो तमाम तरह के अवसाद बहा कर लाती हैं, उन नदियों ने इस मैदानी भाग का निर्माण कर दिया है। ये लगभग समतल मैदान की तरह है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है ये पूरी तरह से पठारी है। पठारी है मतलब पठार और पर्वत में क्या अंतर होता है? पर्वत आप जानते हैं कि इसकी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ होती हैं, पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, ये होते हैं पर्वत। लेकिन पठार कैसा होता है? ऊपर उठा हुआ होता है, लेकिन ऊपर एक समतल सपाट मैदान की तरह होता है। ये जो ऊपर का भाग है ये समतल सपाट होता है, इसे पठार बोला जाता है। जबकि पर्वत में ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ चोटियाँ होती हैं। तो ये डिफरेंस है पर्वत और पठार में। आप देखते हैं कि हिमालय का जो भाग है वो पर्वतीय भाग है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है ये पठारी भाग है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जो ये पश्चिम और पूर्व का मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, इसे हम बोलते हैं तट। ये सारे जो राज्य हैं पूर्वी भाग के और पश्चिमी भाग के, इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं ये तट। जैसे ये केरला का क्षेत्र है, ये कर्नाटका, ये महाराष्ट्र का तट है, कर्नाटक तट है, यहाँ बीच में गोवा आ जाता है, गोवा तट है, कोंकण कोस्ट जिसे बोला जाता है, नीचे केरला तट, इधर तमिलनाडु तट, आंध्र प्रदेश तट, ओडिशा तट। इस तरह से ये जो हरे और काली रेखा के बीच का भाग है, इसे तटीय क्षेत्र बोला जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हम निम्नलिखित संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। देखेंगे आप कौन कौन सी संरचनाएं हैं। अरावली पहाड़ियाँ, मालवा पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ या शिलोंग का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अनाईमलाई की पहाड़ियाँ और कार्डामम पहाड़ियाँ। इतनी सारी संरचनाओं का आप प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हमने इसमें बनाया क्या क्या है। ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, रेड कलर के जो निशान देख रहे हैं, ये पहाड़ियाँ हैं। ब्लू कलर की जो रेखाएं आप देख रहे हैं, ये नदियाँ हैं। नदियाँ हमने क्यों बनाई हैं? इन नदियों की हेल्प से ही आपको पता चलेगा कि किस भाग का ढाल या ढलान किस ओर है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि उत्तर भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो प्रायद्वीपीय भाग का उत्तरी हिस्सा है, उसका ढाल उत्तर की ओर है, जबकि दक्षिणी हिस्से का भाग ढाल पूर्व की ओर है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ढाल पूर्व की ओर है और कौन सा ढाल उत्तर की ओर है। इस ढाल को ठीक से समझाने के लिए नदियों का बनाना जरूरी था। नदियाँ वैसे कहाँ बहती हैं? गहरे हिस्से में बहती हैं और ढाल की ओर बहती हैं। जिस तरफ ज़मीनी हिस्से का ढाल होता है, नदियाँ उसी तरफ बहती हैं। तो इन नदियों की हेल्प से आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि किस हिस्से का ढाल किस तरफ है। जो ग्रीन कलर की हमने आकृतियाँ बनाई हैं, ग्रीन कलर की जो आकृतियाँ बनाई हैं, ये
प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत और ऊंची उठी हुई आकृतियां हैं। जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसके ऊपर और ऊंची उठी हुई आकृतियां हैं। इन अलग अलग पठारों के अलग अलग नाम हैं। ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसके अंतर्गत अलग अलग पठार हैं जो खनिजों में बहुत समृद्ध हैं। अलग अलग पठार धात्विक और अधात्विक खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आइए इनके बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है अरावली पहाड़ियाँ। सबसे पहला हेडिंग है आपका अरावली पहाड़ियाँ। वर्तमान में अरावली पहाड़ियाँ अवशिष्ट पर्वत के रूप में हैं। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? ये पर्वत करोड़ों वर्ष पहले बहुत ऊंचा रहा होगा, संभवतः हिमालय से भी ऊंचा रहा होगा। ताप और दबाव के चलते जब सूरज का ताप पड़ता है, नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों से, और जब चट्टानें चटक जाती हैं तो वो उस मलबे को नदियाँ बहाकर अपने साथ ले जाती हैं। इससे इसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम होती चली जाती है पहाड़ों की। जैसे आप अपनी छत पर देखते होंगे, जब सूरज का ताप पड़ता है, फिर बारिश होती है, तो वो छत की जो ऊपरी परत होती है वो बारिश के पानी के साथ हल्के हल्के बहना शुरू हो जाती है। तो वो ताप और दबाव के चलते उसका अपरदन हो जाता है। इसी तरह पहाड़ों का भी अपरदन होता रहता है लगातार। तो वर्तमान में ये एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है अरावली पहाड़ियाँ। मुख्य रूप से अरावली पहाड़ियों की स्थिति राजस्थान के अंदर है। मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर अरावली पहाड़ियों का विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है। गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है। अरावली पहाड़ियों की लंबाई 700 किलोमीटर के लगभग है। अरावली पहाड़ियों की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। उदयपुर में अरावली पहाड़ियों को जरगा हिल्स के नाम से जाना जाता है। जरगा हिल्स के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में अरावली पहाड़ियों को रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। आपके सामने क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति भवन निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर स्थित है? दिमाग घूम जाएगा, चकरा जाएंगे। दिल्ली में पहाड़ियाँ कैसे, कहाँ से, कब? लेकिन आज आप जानेंगे कि जो अरावली पहाड़ियों का विस्तार है वो गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनू के टीला तक है। और दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम से इन पहाड़ियों को जाना जाता है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। भारत के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर ही स्थित है। इसे राष्ट्रपति भवन को रायसीना भवन भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? रायसीना हिल्स पर स्थित है। ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं त्रिभुज के आकार की आकृति, यह मुख्य रूप से हमने चोटियाँ बनाई हैं। अलग अलग पर्वत श्रेणियों की ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं, तो उन चोटियों को हमने ब्लैक कलर के ट्रायंगल से दर्शाया है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। जैनियों का एक प्रसिद्ध मंदिर है। जैनियों का प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा, क्या नाम है जैन मंदिर का? दिलवाड़ा जैन मंदिर। जैनियों का प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर। अरावली पहाड़ियों से नदियाँ निकलती हैं। ये जो बनास नदी आप देख रहे हैं, बनास ये निकल रही है। ये अरावली पहाड़ियों को वेस्ट से ईस्ट में क्रॉस करती हुई
चंबल में मिल जाती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से निकलती है। बनास नदी अरावली को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रॉस करते हुए चंबल में मिल जाती है। तो ये हो गया आपका अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियों के बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे आप मालवा का पठार या मालवा प्लेट्यू। ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा आप देख रहे हैं हरे रंग के मार्कर से बना हुआ, ये है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू का ढाल उत्तर की तरफ है। मालवा प्लेट्यू का ढाल उत्तर की तरफ है। मालवा प्लेट्यू से निकलने वाली नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ये चंबल नदी निकल रही है मालवा प्लेट्यू से, चंबल नदी निकल गई, और ये मालवा प्लेट्यू का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। मालवा प्लेट्यू का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट चट्टानें कौन सी होती हैं? जो ज्वालामुखी क्रिया के पश्चात लावा बाहर निकलता है, लावा के ठंडे होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें बेसाल्ट चट्टानें कहा जाता है। तो मालवा प्लेट्यू का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, यहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। यही कारण है कि मालवा प्लेट्यू की मिट्टी काली मिट्टी होती है। मालवा के पठार से निकलने वाली नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। मालवा के पठार से चंबल, ये चंबल नदी निकल रही है और ये बेतवा नदी निकल रही है। चंबल और बेतवा नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर एक नदी और निकलती है मालवा के पठार से, और ये नदी काली सिंध नदी है। काली सिंध। तो मालवा के पठार से निकलने वाली चंबल, काली सिंध और बेतवा नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। इसका अर्थ है कि प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तरी भाग है उसका ढाल उत्तर की ओर है। नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? जिस तरफ ज़मीनी हिस्से का ढाल होता है, यहाँ से निकलने वाली तीनों नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हैं। इसका मतलब, इसका अर्थ है कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है। काली सिंध नदी मालवा के पठार से निकलकर चंबल में मिल जाती है। इसका मतलब काली सिंध और बनास दोनों नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ हैं। काली सिंध और बनास चंबल की सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी जिन क्षेत्रों से बहती है वहाँ पर बीहड़ या खड्ड का निर्माण करती है। जैसे चंबल, मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र से निकल रही है चंबल, तो यहाँ पर इस तरह के जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उन्होंने बीहड़ या खड्ड का निर्माण कर दिया है। जैसे आप देखते होंगे शोले पिक्चर में जो डाकुओं का क्षेत्र होता है वो चंबल का क्षेत्र होता है मुख्य रूप से। वहाँ पर गहरी गहरी रास्ते बने हुए होते हैं, मिट्टी इधर उधर मिट्टी के टीले होते हैं और बीच में गहरे गहरे रास्ते होते हैं और वो रास्ते किधर भी मुड़ जाते हैं। उन क्षेत्रों में डाकुओं को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। वो रास्ते सरकार ने नहीं बनाए हैं, वो रास्ते प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं जिसे चंबल और उसकी सहायक नदियों ने निर्माण किया है। तो इस तरह के बीहड़ या खड्ड का निर्माण कर दिया है चंबल और उसकी सहायक नदियों ने। मिट्टी का बहुत ज़्यादा अपरदन करती है चंबल नदी। इस वजह से इस अपरदन को क्या कहा जाता है? इस अपरदन को कहा जाता है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन। आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि अवनालिका अपरदन कौन सी नदी करती है, तो आप सीधे सीधे आंसर लगा देंगे चंबल नदी, या फिर चंबल और उसकी सहायक नदियां अवनालिका अपरदन का निर्माण करती हैं। तीसरा हेडिंग आप डालेंगे छोटा नागपुर का पठार। सबसे पहले अरावली, अरावली के दक्षिण में मालवा का पठार, और मालवा का पठार विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि मालवा का पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो किस किस के बीच में स्थित है? अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है मालवा का पठार। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ तक ये अरावली की पर्वत श्रेणियाँ हैं, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ। अब
अरावली और मालवा का पठार का अध्ययन करने के बाद आप तीसरा हेडिंग डालेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार की स्थिति मुख्य रूप से झारखंड और वेस्ट बंगाल में स्थित है। छोटा नागपुर के पठार की स्थिति मुख्य रूप से झारखंड और वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। छोटा नागपुर के पठार से 2 नदियां निकलती हैं। ये देख रहे हैं आप नीले रंग की, ये है दामोदर नदी और इसके नीचे है स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभाजित करती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभाजित करती है। इसके उत्तरी भाग को हजारी प्लेट्यू कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके उत्तरी भाग को, ये वाला जो भाग है, इसे हजारीबाग प्लेट्यू कहा जाता है और इसके दक्षिणी भाग को रांची प्लेट्यू कहा जाता है। उत्तरी भाग को हजारीबाग प्लेट्यू, दक्षिणी भाग को रांची प्लेट्यू। दामोदर नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरकर हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी की एक और ख़ास बात है कि ये नदी अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी क्या होती है, अभी जब हम नर्मदा और तापी नदियाँ आपको पढ़ाएंगे तब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि भ्रंश घाटियाँ क्या होती हैं और कैसे इनका निर्माण होता है। दामोदर नदी अपनी भ्रंश घाटी में बहती हुई हुगली नदी से मिल जाती है और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हुगली नदी भी कोई मुख्य रूप से प्रमुख नदी नहीं है। जो गंगा नदी गंगोत्री से बहती हुई आती है, गंगा की एक धारा अलग हो जाती है जिसे हुगली नदी कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, समुद्र तट पर नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। अगर कोई जहाज़ यहाँ तक आता है, बंदरगाह तक आता है, तो वो हुगली नदी के तट पर अपना सामान उतारता है और हुगली नदी से होकर आंतरिक भागों में इस सामान को पहुँचाया जाता है। तो दामोदर नदी मुख्य रूप से 2 भाग में डिवाइड करती है। दामोदर के बाद है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के किनारे झारखंड की कैपिटल रांची स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि रांची किस नदी के किनारे स्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। स्वर्णरेखा नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, स्वर्णरेखा नदी की बालू में सोना पाया जाता है। स्वर्णरेखा नदी की बालू में सोना पाया जाता है। ऐसा नहीं है अब आप बाल्टी लेकर पहुंच जाएं, ड्रम लेकर पहुंच जाएं और वहां से बालू इकट्ठी करके घर पर ले आएं कि सोना मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। बहुत विस्तृत जगह में जब बहुत विस्तृत बालू होती है तो उसमें कुछ मात्रा में, अल्प मात्रा में सोना पाया जाता है। छोटा नागपुर मिनरल्स की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। छोटा नागपुर का पठार मिनरल्स की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज, अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी हिस्से में कुछ पहाड़ियाँ हैं। ये जो लाल रंग से आप देख रहे हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, इन्हें बोला जाता है राजमहल की पहाड़ियाँ। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी हिस्से में राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार है। छोटा नागपुर के बाद आप अगला हेडिंग डालेंगे शिलोंग पठार। ये वाला जो हरे रंग से हमने सर्किल में बनाया हुआ है, इसे बोला जाता है शिलोंग पठार। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए शिलोंग पठार। शिलोंग पठार के अंतर्गत 3 पहाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। शिलोंग पठार के अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। ये गारो, खासी, जयंतिया की स्थिति फनल शेप है। कैसी है? फनल शेप। कैसी होती है फनल? कुछ इस तरह की। गारो, खासी और जयंतिया। जब बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी से मानसून उठता है तो इन पहाड़ियों से टकराकर बहुत अधिक वर्षा करता है।
इसलिए विश्व का सबसे अधिक वर्षा का स्थान चेरापूंजी भी शिलोंग पठार के अंतर्गत ही आता है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। तो फनल शेप है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों की। वैसे तो गारो खासी जयंतियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी के समीप स्थित हैं। गारो खासी जयंतिया, ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जब हम आपको हिमालय पढ़ा रहे थे। गारो खासी जयंतिया की स्थिति हिमालय के समीप स्थित है, लेकिन ये हिमालय का भाग ना होकर ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। हिमालय का भाग ना होकर प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। तो शिलोंग पठार की चट्टानें हैं वो हिमालय की चट्टानों से मेल नहीं खाती, बल्कि छोटा नागपुर की पठार की चट्टानों से या फिर राजमहल की पहाड़ियों की चट्टानों से मेल खाती हैं। इसका अर्थ ये है कि शिलोंग पठार की चट्टानें और राजमहल की पहाड़ियाँ पूरी तरह से एक साथ विस्तृत थीं, लेकिन गंगा नदी, ये जो गंगा नदी बहकर आ रही है, गंगोत्री से गंगा नदी और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जब बहकर आती है तो ये जलोढ़ निक्षेप लेकर आती है। जलोढ़ निक्षेप लेकर आने के बाद यहाँ इसने इस भाग को भर दिया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इस भाग को निक्षेपों के द्वारा, अवसादों के द्वारा भर दिया गया है, जिससे ये भाग अवतलित हो गया। अवतलित हो गया मतलब नीचे बैठ गया और राजमहल पहाड़ियाँ और शिलोंग पठार का कनेक्शन टूट गया। इसका अर्थ ये है कि जो शिलोंग पहाड़ियाँ हैं, शिलोंग पठार है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, ये राजमहल पहाड़ियों का ही विस्तृत रूप है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ राजमहल पहाड़ियों का ही विस्तृत रूप है, जिसे बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप के द्वारा भर दिया गया है। इसलिए इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक गैप आ गया है, जिसे बांग्लादेश कहा जाता है। वो एक गैप है। इस गैप को बोला जाता है राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप। राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप, राजमहल के नाम पर पड़ा है, राजमहल पहाड़ियों के नाम पर राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप इसे कहा जाता है। समझ पाए आप? बहुत बढ़िया। शिलोंग पठार के ऊपर असम में मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ हैं। मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ ये भी राजमहल पहाड़ियों का ही विस्तृत रूप हैं। इनकी भी पहाड़ियाँ, इनकी भी चट्टानें हिमालय की चट्टानों से मेल नहीं खाती, बल्कि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों से मेल खाती हैं। इसलिए गारो खासी जयंतिया के साथ साथ मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ जो असम में जिनकी स्थिति है, वो भी राजमहल पहाड़ियों का ही विस्तृत रूप हैं। समझ पाए आप? उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया। शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक चोटी है। नोकरेक, शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक चोटी है, जो गारो पहाड़ियों पर स्थित है। नोकरेक चोटी गारो पहाड़ियों पर स्थित है। ये हो गया आपका शिलोंग पठार।